नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के डिस्कशन में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। पहला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला विकल्प है कि नगर पालिकाओं की शक्तियां संविधान के भाग 9(1) में दी गई हैं। दूसरा ऑप्शन है आपातकालीन प्रावधान संविधान के भाग 18 में दिए गए हैं। तीसरा ऑप्शन है संविधान के संशोधन से संबंधित प्रावधान संविधान के भाग 20 में दिए गए हैं। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके उत्तर चुनना है। तो कौन सा सही है? तो तीनों सही है। व्याख्या देखते हैं। संविधान के भाग 9 में आर्टिकल 243P से लेके 243ZG तक जो है वो आपको नगर पालिका की बात की जाती है। अनुच्छेद 352 से लेके 356 तक जो प्रोविजन है संविधान के भाग 18 में, वो आपको इमरजेंसी आपातकालीन प्रावधानों की बात करती है। प्रोविजन 368 आर्टिकल 378 जो है वो है संविधान संशोधन के संदर्भ में, और वो आपको भाग 20 में लिखा गया है। ठीक है, संविधान के भाग 20 में है। ठीक है, वर्णित है, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 243A पंचायतों की संरचना की बात करता है। अनुच्छेद 243C ग्राम सभा की बात करता है। अनुच्छेद 243J पंचायतों के चुनाव की बात करता है। ऊपर दिए गए युग्मों में से कितने युग्म जो है सही सुमेलित हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कि कोई इसमें से सही सुमेलित नहीं है। क्यों नहीं है? तो यहाँ देखिए, आर्टिकल 243A जो है वो ग्राम सभा की बात करता है। आर्टिकल 243C जो है वो कंपोजिशन ऑफ पंचायतों की संरचना की बात करता है। और आर्टिकल 243J जो है वो पंचायतों की ऑडिट की व्यवस्था का प्रावधान करता है। तो इसलिए ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। विधेयक को किसी दूसरे सदन द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया, पहला कंडीशन। दूसरा है विधेयक में किए जाने वाले संशोधनों के बारे में सदनों में असहमति है, दूसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन है कि विधेयक को दूसरे सदन द्वारा स्वीकार किए जाने की तिथि से 3 महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद भी विधेयक को पारित नहीं किया गया। उपयुक्त में से कितनी स्थितियों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है? तो केवल 2 सिचुएशन है, पहला और दूसरा। ये वाला जो है वो गलत है। इसकी व्याख्या देखते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में सदनों के संयुक्त बैठक की व्यवस्था का प्रावधान है। तो वो कौन कौन से स्थितियां हैं, कौन कौन से कंडीशन होंगे जिसमें सदन की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है? उसमें पहला है कि दूसरे सदन द्वारा विधेयक को अस्वीकृत कर देने से। दूसरा कंडीशन ये है कि दोनों सदनों ने विधेयक में किए जाने वाले संशोधनों में मतभेद किया है, तो संयुक्त बैठक बुलाया जा सकता है। दूसरे सदन द्वारा विधेयक प्राप्त किए बिना 6 महीने से अधिक समय बीत चुका है, जबकि राष्ट्रपति तब तक कि लोकसभा के विघटन के कारण विधेयक समाप्त नहीं हो जाता सदनों को संदेश द्वारा अधिसूचित कर सकता है और संयुक्त बैठक जो है वो बुला सकता है। इसलिए बी जो है वो सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि लोकसभा में आचार समिति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है शुरू में यह एक तदर्थ समिति थी। दूसरा ऑप्शन है केवल लोकसभा का सदस्य ही केवल लोकसभा का सदस्य ही लोकसभा के सदस्यों के अनैतिक आचरण से संबंधित शिकायत कर सकता है। तो ये गलत है। यह समिति किसी भी ऐसे मामले को नहीं उठा सकता जो विचाराधीन हो। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 3। इसकी व्याख्या देखते हैं। तो 1996 में दिल्ली में पीठासीन अधिकारियों का एक सम्मेलन हुआ था। उसमें आचार समिति गठन के संदर्भ में विचार को प्रस्तुत किया गया था, और उस समय के उपराष्ट्रपति डॉक्टर के आर नारायणन
जो कि राज्यसभा के पदेन सभापति भी होते हैं, ने 4 मार्च 1997 को उच्च सदन यानी कि राज्यसभा की आचार समिति का गठन किया और मई में इसका उद्घाटन किया गया ताकि सदस्यों के नैतिक और अनैतिक आचरण की निगरानी की जा सके और इसके पास भेजे गए कदाचार के मामलों की जांच की जा सके। विशेषाधिकार समिति पर लागू नियम आचार समिति नियम पर भी लागू कर दिया गया। 13वीं लोकसभा के दौरान विशेषाधिकार समिति ने अंततः एक आचार समिति के निर्माण का प्रस्ताव रखा। दिवंगत अध्यक्ष जी बालयोगी द्वारा 2000 में एक तदर्थ समिति आचार समिति की स्थापना की गई और 2015 में यह सदन का अस्थायी हिस्सा बन गया। इसलिए कथन 1 जो है वो सही है। आचार समिति के सदस्यों को अध्यक्ष द्वारा 1 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है। इनकी शिकायतों का तरीका क्या है कि प्रक्रिया जो है, शिकायतों की प्रक्रिया में कोई भी व्यक्ति किसी अन्य लोकसभा सांसद के माध्यम से किसी सदस्य के खिलाफ कथित कदाचार के सबूतों के साथ शिकायत कर सकता है और एक हलफनामा दे सकता है जिसमें कहा गया हो कि शिकायत झूठी, तुच्छ, परेशान करने वाली नहीं है। यदि सदस्य स्वयं शिकायत करता है तो हलफनामे की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा है, अध्यक्ष किसी सांसद के खिलाफ किसी भी शिकायत को समिति को संदर्भित कर सकते हैं, इसलिए कथन 2 जो है सही नहीं है। अध्यक्ष किसी भी सांसद के खिलाफ किसी भी शिकायत को समिति को संदर्भित कर सकता है, तो समिति इसकी जांच करती है। समिति केवल मीडिया रिपोर्टों या विचाराधीन मामलों पर आधारित शिकायतों पर विचार नहीं करती। समिति किसी शिकायत की जांच करने का निर्णय लेने से पहले प्रथम दृष्टया जांच करती है। यह शिकायत का मूल्यांकन करने के बाद अपनी शिकायत करती है, इसलिए कथन 3 जो है वो सही है। समिति अपनी रिपोर्ट अध्यक्ष को प्रस्तुत करती है और अध्यक्ष कहते हैं सदन में कि इस रिपोर्ट पर विचार किया जाना चाहिए। रिपोर्ट आधे घंटे के लिए विचार के लिए प्रावधानों संसद में इस रिपोर्ट पर विचार करने के लिए आधे घंटे की चर्चा का प्रावधान है, इसलिए विकल्प सी जो है वो सही है। अगला प्रश्न है कि पूर्वोत्तर परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। इसका गठन 1971 में संसद के एक अधिनियम द्वारा किया गया, तो ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। अरुणाचल प्रदेश 2001 में NE नॉर्थ पूर्वोत्तर परिषद का हिस्सा बनने वाला नवीनतम सदस्य है, तो ये गलत है। विकास नियोजन और क्षेत्र स्तरीय नीति निर्माण में इसकी कोई भूमिका नहीं है, तो ये भी गलत है। ये नीति निर्माण में इनकी भूमिका है। कौन से कथन सही है, तो केवल 1 सही है। व्याख्या की बात की जाए तो 30 दिसंबर 1971 को संसद द्वारा 2 कानून पारित किए गए थे। एक पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम और दूसरा पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम। पूर्वोत्तर भारत में आधिकारिक तौर पर 8 राज्य शामिल हैं। 8 राज्य शामिल हैं जिसको सिस्टर सिटी के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें शामिल है अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, जो कि पूर्वोत्तर परिषद का हिस्सा है। पूर्वोत्तर परिषद का गठन 1971 में संसद के एक अधिनियम द्वारा किया गया था। यह एक वैधानिक सलाहकार निकाय है। यह एक वैधानिक सलाहकार निकाय है जो विकास नियोजन और क्षेत्र स्तरीय नीति निर्माण में भूमिका निभाता है, इसलिए कथन 1 जो है वो सही है और कथन 3 जो है वो सही नहीं है। 2001 में सिक्किम को पूर्वोत्तर का सदस्य बनाया गया था, अरुणाचल प्रदेश को नहीं, तो सिक्किम 2001 में सदस्य बना था। इस तरह आधिकारिक तौर पर पूर्वोत्तर का हिस्सा बन गया, इसलिए कथन 2 जो है वो सही नहीं है, इसलिए विकल्प सी जो है वो सही है। तो ये थी आज की डिस्कशन। मिलते हैं अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।